A to Z हाउसिंग सॉल्यूशंस बाय सोसाइटी प्लस। पिछले एपिसोड में हमने फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में जानकारी ली। दूसरी तरफ कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, फाइनेंशियल ऑडिट इतना ही इंपॉर्टेंस है स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस। इसीलिए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं इस एपिसोड में। योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस के इस नए एपिसोड में सभी श्रोताओं का अगदी दिल से स्वागत। इस एपिसोड में हम सोसाइटी प्लस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर संजय सूर्यवंशी, इनसे हम हाउसिंग सोसाइटी के बारे में गहरी चर्चा कर रहे हैं। नमस्ते संजय सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर, क्या आप हमें स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएंगे? यस, जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए जैसे हमने देखा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है और स्टैट्यूटरी ऑडिट में दो पार्ट होते हैं। एक है फाइनेंशियल पार्ट, और जिसके बारे में हमने एक एपिसोड लास्ट एपिसोड में पूरा इन्फॉर्मेशन लिया। अब दूसरा पार्ट होता है स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन। अब ये स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन में 10 से ज़्यादा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है जो कि सोसाइटी को मेंटेन करने ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें जो है वो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये सोसाइटी के मेंबरशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सोसाइटी के जो मेंबर्स ने अपने फ्लैट कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मॉर्टगेज किए होते तो उसके रिलेटेड की पूरी इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर में मैम मिलती है। सोसाइटी मेंबर्स के जो नॉमिनेशन उन्होंने किया है अपने आगे के नॉमिनेशंस के हिसाब से, फ्लैट के नॉमिनेशन के, वो इसमें इंक्लूड होता है। और सोसाइटी के मिनट्स का स्टेटस क्या है, ऐसी अलग अलग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स में सोसाइटी को ये रखना ज़रूरी है। और उसके बारे में ये सब पूरी ऑडिट में पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन और इसकी स्क्रूटिनी की जाती है। अच्छा सर, अभी मुझे बताइए कि हाउसिंग सोसाइटी तो ऑटोनोमस बॉडी होती है, तो बाहर से ऑडिटर को उसका ऑडिट करने की क्या ज़रूरत रहती है फिर? सर, ये थर्ड पार्टी ऑडिट कंपलसरी है। जैसे कि क्योंकि सोसाइटी अब एक जो भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन लेती है, फाइनेंशियल पेमेंट करती है, तो और ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर। तो उस एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से उन्होंने सेक्शन 81 में दिया हुआ है कि हर एक सोसाइटी को ये जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मेंटेन किया है, ये थर्ड पार्टी ऑडिटर से ऑडिट करवाना ज़रूरी है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न भी की है। उन्होंने इस ऑडिटर का पूरा पैनल तैयार किया हुआ है और वो पैनल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी पूरा डिस्प्ले किया होता है। तो सोसाइटी का काम उतना ही है कि उन्होंने उस ऑडिट पैनल से एक ऑडिटर के अपॉइंटमेंट करके वंस इन अ ईयर ये ऑडिट पूरा करना कंपलसरी किया हुआ है। तो दिस इज़ अ लीगल प्रोविज़न। ओके ओके। और सर, ये आप बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से उनके वेबसाइट पर ये ऑडिटर की लिस्ट होती है। तो ये सोसाइटी का चॉइस है कि वो कोई भी ऑडिटर को वंस इन अ ईयर अपॉइंट करके ऑडिट कर ले सकते हैं। यस। सर, अभी बताइए कि ऑडिटर का चयन कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेस कैसी होती है? जैसे मैंने बताया कि ऑडिटर जो है ऑडिट का पैनल है। ऑडिट का पैनल गवर्नमेंट वेबसाइट पे डिस्प्लेड है। उसमें कुछ कैटेगरीज़ उन्होंने बनाई हैं, तो सोसाइटी के मेंबरशिप के बेसिस पे उसमें कैटेगरीज़ है। और तो वो सोसाइटी को कंपल्शन क्या है कि सोसाइटी ने हर ईयर जो उनको 30th सितंबर के पहले एजीएम जो ली जाती है, उस एजीएम में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर के अपॉइंटमेंट करने का रेज़ोल्यूशन पास करना कंपल्शन है। वो ऑडिटर अपॉइंटमेंट करके उसको रजिस्ट्रार को बिफोर 31st अक्टूबर एवरी ईयर वो ऑडिटर गवर्नमेंट को उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस जो है ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना विद इन द एजीएम, अगर 31st अक्टूबर तक कोई सोसाइटी अपना ऑडिटर फाइनलाइज नहीं करती है, देन फ्रॉम 1st नवंबर ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रार हैव अ पावर्स टू अपॉइंट any auditor on the society that
appointed auditor will then execute the audit on behalf of the government of that society. तो पहले तो उन्होंने सोसाइटी को ये पूरा प्रिविलेज दिया हुआ है। अगर सोसाइटी विद इन टाइम फ्रेम नहीं करती है तो रजिस्ट्रार हैज़ पावर्स टू बेसिकली डू द ऑडिट, गेट इट डन द ऑडिट। तो ये प्रोविज़न है। तो इस प्रकार से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन का महत्व बहुत है, तो हर एक सोसाइटी ने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करनी चाहिए? हाँ, अभी इसमें डिटेल में जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन दी स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें एक मिनिमम 10 जो डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी सोसाइटी के पास लाइफ टाइम होने ज़रूरी है। उसमें है एक सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट, दूसरा है आई फॉर्म रजिस्टर, तीसरा है जे फॉर्म रजिस्टर, फोर्थ इज शेयर रजिस्टर, फिफ्थ इज शेयर लेजर, फिर सोसाइटी नॉमिनेशन रजिस्टर। सोसाइटी के मेंबर्स से नॉमिनेशन फॉर्म भरवा के ये नॉमिन रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज अ मॉर्गेज रजिस्टर, जो हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन ली जाती है कि उन्होंने उनका फ्लैट कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन लेके उसका मॉर्गेज रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी होती है, उनके जो भी मीटिंग्स होते हैं, जो कि मंथली एक मीटिंग कंपलसरी है, उसका मिनट्स भी रखना उनको ज़रूरी है। तो सोसाइटी के कमेटी का मिनट्स बुक, सोसाइटी की जितनी भी जनरल बॉडी होती है, एक तो एजीएम होगी वंस इन अ ईयर, और इन एडिशन टू दैट जो स्पेशल जनरल मीटिंग उनकी तरफ से एक रिक्वायर्ड ली जाती है। तो ये सब मेंबर्स के लिए जो मीटिंग होती है उसको जनरल बॉडी मीटिंग कहा जाता है। उसके मिनट्स भी अलग से रखने पड़ते हैं। और इसके बाद जो भी सोसाइटी के बाद फर्नीचर और डेड स्टॉक है उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और बीइंग अ सोसाइटी ओनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, उसका एक प्रॉपर्टी रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। तो ये सब पूरे मिनिमम बेसिक रजिस्टर है जो कि हर एक सोसाइटी को, सोसाइटी कितनी छोटी हो या मोटी हो उस पर कोई डिपेंड नहीं है, ये रजिस्टर मेंटेन रखना सोसाइटी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पूरी बायलॉज में प्रोविजन है और इसकी पूरी मेन अथॉरिटी दी जाती है सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू मेंटेन ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, तो सर एनुअल ऑडिट में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चेक की जाती है? ये सब डॉक्यूमेंट जो आपने बताई वो, या हर एक साल उसमें कुछ अपडेशन भी करना पड़ता है? यस यस, ये तो चेक, ये ऑडिट में चेक होती है एक। और ये जो अभी जो मैंने पहले बताई वो पूरी डॉक्यूमेंट्स, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट 10 के 10 डॉक्यूमेंट वेरीफाई की जाती है कि उस फाइनेंशियल ईयर उसमें जो भी चेंज हुआ है वो राइट। चेंज सोसाइटी ने नोट किया है क्या नहीं है, वो चेंज सोसाइटी ने अपडेट किया कि नहीं। अगर फ्लैट सेल हो जाता है तो मेंबरशिप का स्टेटस बदलता है, मीन्स चेंज ऑफ मेंबरशिप, तो वो आया कि नहीं। अगर जो भी, अगर कोई मॉर्गेज चेंज हुआ है, कोई मेंबर ने एक बैंक के बजाय दूसरे बैंक में अपना लोन ट्रांसफ़र किया तो उसका नो चेंज हुआ कि नहीं ट्रांजैक्शन। तो ये सब चेंजेस उस साल के लिए जो भी चेंजेस है वो तो देखे जाते हैं। ये होगा स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन वाला ऑडिट। और सेकंड पार्ट जो होता है वो जो मैंने बोला कि फाइनेंशियल ऑडिट में भी, अब फाइनेंशियल ऑडिट में क्या देखा जाता है, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है उसमें कैश बुक है, बैंक बुक है, जनरल लेजर, पर्सनल लेजर और उसके कनेक्टेड डॉक्यूमेंट, रिसीट्स, वाउचर, ये सब पूरी डॉक्यूमेंट चेक की जाती है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल पार्ट। एंड सेकंड पार्ट जो मैंने पहले बताया सर, ये 10 स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, ये पूरा मिला के पूरा ऑडिट का वेरिफिकेशन का पार्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये सब पूरा पूरा करके ऑडिटर को इसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ये रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट इसकी कॉपीज़ बनती है। एक सोसाइटी को कॉपी जाती है ऑडिट रिपोर्ट की, सेकंड कॉपी जो है रजिस्ट्रार को दी जाती है, और थर्ड पार्ट जो है, जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार में एक ऑडिट ऑफिस है गवर्नमेंट का और एक इसका ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, दोनों ऑफिस को दी जाती है। और ये ऑडिट में भी उसने कवर ऑडिटर ने क्या करना है ये भी डिटेल दिया हुआ है। इसमें एक है, ऑडिट में 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट ऑडिट पार्ट में होता है कि सोसाइटी की जनरल इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट होता है सोसाइटी का फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है उसकी स्क्रूटिनी रिपोर्ट, और थर्ड पार्ट में आता है कि ऑडिटर ने पूरा रिव्यू करने के बाद ऑडिटर की सजेशंस क्या है और उस सोसाइटीज़ की इरेगुलरिटीज़ क्या है, ये पार्ट 3 में मेंशन किया जाता है। तो ये सब पूरा ऑडिटर्स का रिपोर्ट, ऑडिटर का ये जो नॉर्म्स है वो गवर्नमेंट ने फाइनलाइज़ किए, और वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है।
दिस इज कंपल्सरी फॉर हिम। ओके। सर, आप ऑडिट का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस तो बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन सपोज किसी सोसाइटी का बहुत सालों से ऑडिट ही नहीं हुआ है और उस सोसाइटी को नए से ऑडिट करना है, तो उन्हें फॉलोअप के लिए कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है? हाँ, ये सही क्वेश्चन है, ऐसी सोसाइटीज़ है, क्योंकि देखिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बता देता हूँ। पहले ऐसा होता ये तो ऑडिट 1960 से और कोऑपरेटिव एक्ट में प्रोविज़न है कि वन्स इन ईयर ऑडिट होना चाहिए। पर जो भी सोसाइटीज़ है उसमें से 50% सोसाइटीज़ का ऑडिट होता था, वो और 50% सोसाइटीज़ नहीं करती थी। अब थोड़ा-सा कॉशियसली गवर्नमेंट उसको फ़ॉलो अप कर रही है और ईयरली सब उसके बेसिकली इंस्पेक्शन हो जाता है, तो ऑडिट का परसेंटेज बढ़ा हुआ है, जो कि आज 70-80% तक अभी जाता है, फ़ॉलो अप करके। फिर भी ऐसी कुछ सोसाइटी है कि जो ऑडिट नहीं करती है, जो 20-25% में आती है, तो उनका अगर अगर सालों से ऑडिट नहीं किया है, तो क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट उनको है प्रोसीजर दिया गया है, दे हैव टू अप्रोच टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस। उनको वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हमने हमारा नॉन कंप्लायंस है, हमने आज तक ये नहीं किया है, लेकिन हमको करके लेना है। तो फिर रजिस्ट्रार हैज़ अ पावर टू अपॉइंट अ ऑडिटर ऑन दैट सोसाइटी, और वो ऑडिटर अपॉइंट करके फिर ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने के बाद वो ऑडिटर ने सोसाइटी को कांटेक्ट करके ये जो पूरा अपडेशन है ऑडिट का भी, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का भी पूरा करके उसने ये विद इन टाइमलाइन, उसको एक स्टिपुलेटेड टाइमलाइन दिया जाता है और वो टाइमलाइन के अंदर ये पूरा करके रजिस्ट्रार को उनको रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार को दी है। रजिस्ट्रार ने एज़ पर सिचुएशन वो पूरा रिव्यू करके उनकी जो कंडीशन है, उनके क्या स्टेटस है, वो करके ये पूरा करवा के एक सोसाइटी अपडेटेड करने के लिए लगने वाला सपोर्ट देने की ज़िम्मेदारी उनकी होती है। सर, ऐसा दिख रहा है कि सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंबर से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसका कंप्लायंस करे, वो कलेक्ट करे। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो लेना अनिवार्य होता है? Yes, there is a list of document given in the bylaws, and according to the said provision, सोसाइटी ये मेंबर्स को जो है वो कंप्लायंस पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग सकती है। और हमारी एक एक्सपीरियंस भी है, एक तो बायलॉज में भी प्रोविजन है, एंड विथ आवर एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने उसमें चाहिए। फर्स्ट तो है उस फ्लैट का रजिस्टर्ड, जो फ्लैट ओनर है उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होल्डर एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विथ इंडेक्स टू सोसाइटी के पास उसकी एक जेरॉक्स कॉपी होनी ज़रूरी है। सेकंड पार्ट होता है जो है कि मेंबर ने उसका नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी को, नॉमिनेशन मीन्स नॉट लीगल हेयर, नॉमिनेशन मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ओनर, उसकी बेसिकली जो नॉमिनेशन फॉर्म भर के वो वहाँ पे एक नाम दे देता है कि दिस इज़ माय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसकी एंट्री सोसाइटी में होनी ज़रूरी है, इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरवा के लेना। तो उसकी 3 फॉर्म भर के लेते हैं, तो उसमें से 1 कॉपी उसको एक्नॉलेज करके दी जाती है और 2 कॉपी सोसाइटी के पास रहती है। इन एडिशन टू दैट, अगर अभी ये 2 मिनिमम डॉक्यूमेंट तो होते ही है। अगर फ्लैट आपका रेंट पे दिया हुआ है, इस केस में उस जो फ्लैट रेंट पे दिया है उसका लिव इन लाइसेंस का एग्रीमेंट की कॉपी, फिर उसका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म और उसके कंसर्न डॉक्यूमेंट जो दिए। इफ फ्लैट इज़ ऑन रेंट, देन दीज़ फॉर्म डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी कि उसने उन्होंने देने चाहिए। अगर समझो इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगह पे फ्लैट ट्रांसफ़र भी हो जाता है, या फ्लैट का ओनर का डेथ होने के बाद उसका हेयरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो रिलेटेड कंसर्न शेयर ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स बोले जाते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम सोसाइटी मेंबर से कलेक्ट करके ये फ़ाइल में पूरा अपडेट करने के लिए माँग सकती है। सो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है कि ये सोसाइटी के पास होने ज़रूरी है। इन एडिशन टू दैट कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाता है सोसाइटी का, वो भी इंडिविजुअल मेंबर की फाइल में अपलोड किया जाता है। और अगर ये सब छोड़ के सोसाइटी ने कई स्पेशल डॉक्यूमेंट मेंबर से डिसाइड किए हैं एज पर देयर कई डिसीजन, स्पेसिफिक डिसीजन, दैट विल बी द एडिशन ऑफ दैट। बट ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स तो होने ज़रूरी है। सर, इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लैट सेल्स ट्रांसफर, हेयरशिप ट्रांसफर, इन जैसे प्रोसीजर का भी इनमें समावेश होता है क्या? तो इसके बारे में भी बताइए। हाँ, शेयर ट्रांसफ़र जो है ना, तो
शेयर ट्रांसफ़र में दो टाइप आते हैं, 2 टाइप्स आर देयर। एक है हेयरशिप ट्रांसफ़र और दूसरा है ट्रांसफ़र थ्रू सेल। हेयरशिप ट्रांसफ़र में बायलॉज़ में कुछ फॉर्म दिए हैं जिसमें एप्लीकेशन बाय हेयर ऑफ द डिसीज़ मेंबर और इंडेमनिटी बॉन्ड बाय द लीगल हेयर्स ऑफ द सोसाइटी। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लाई करके लिए जाते हैं और कनेक्टेड डॉक्यूमेंट अगर उस फ्लैट का विल है मेंबर का या उसके कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट उन्होंने करवा के दिए, तो दो डॉक्यूमेंट्स विल बी अटैच्ड विद दैट। तो जहाँ पे मेंबर की डेथ हुई है, उसके रिलेटेड ये सब कंप्लायंस पूरा करके लिया जाता है, जिसको हेयरशिप ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटी कहा जाता है। और दूसरा जो है, जहाँ पे सेल हुआ है, नॉर्मल सेल हुआ है, तो सेल में क्या होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लिए जाते हैं, जिसमें उनके दोनों में से जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है, उसकी कॉपी होती है। और अब एक है परचेसर और एक है सेलर, तो उन वहाँ पे भी एक 6 फॉर्म का एक सेट होता है, शेयर ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है या शेयर ट्रांसफ़र सेट। उसमें जाने वाला जो आदमी है, जो सेल करता है, उसका रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबरशिप, उसका शेयर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन और उसका एक इंटीमेशन टू द सोसाइटी, ऐसे 3 फॉर्म भर के लिए जाते हैं। और नए मेंबर जो आने वाला है, उसका मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, उसका एक कंसेंट कि पहले मेंबर के शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए मैं कंसेंट दे रहा हूँ। और लास्ट एक एफिडेविट दिया जाता है जिसमें जो उसने फ्लैट लिया है, अगर फ्लैट है रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ उसका सैंक्शन है, तो ही इज़ गोइंग टू यूज़ दैट फ्लैट एज़ अ रेसिडेंशियल पर्पज़ ओनली, नॉट फॉर कमर्शियल। ऐसे एफिडेविट वो बना के देता है। तो ऐसे 6 डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कॉपी और उसके फाइनेंशियल कंप्लायंसेस पूरी करके दिए जाते हैं। तो ये सब फॉर्मेलिटी शेयर ट्रांसफ़र, जहाँ पे फ्लैट ट्रांसफ़र है, उसके रिलेटेड कंप्लायंस की जाती है मेंबर्स की तरफ से। और ये पूरा होने के बाद फिर मैनेजिंग कमिटी अपने मंथली मीटिंग में ये सब पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके अगर कुछ कंप्लायंस बाकी है तो कंप्लायंस किया जाता है और कंप्लायंस पूरा होने के बाद फिर शेयर ट्रांसफ़र का रिज़ोल्यूशन पास करके उस नए मेंबर को सोसाइटी में एनरोल किया जाता है और उसको शेयर सर्टिफिकेट जो होता है, वो शेयर सर्टिफिकेट के पीछे उसका एंडोर्समेंट करके उसके नाम की एंट्री करके चेयरमैन सेक्रेटरी साइन करके उसको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है और वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। सर, ये आप सब इतना डिटेल में बता रहे हैं इन सब डॉक्यूमेंटेशन के और कंप्लायंसेस के बारे में, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हर एक सोसाइटी में इतनी एक्सपर्टीज ना हो। तो सर, सोसाइटी प्लस हाउसिंग सोसाइटीज को किस तरह से मदद करती है स्टैट्यूटरी ऑडिट के कंप्लायंस के बारे में? सोसाइटी प्लस, तो जैसे मैंने आपको बोला पहले भी कि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं और इसमें हमने बायलॉज में जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि सोसाइटी को मेंटेन कर रखने ज़रूरी है, ऐसे अलग-अलग पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का, वो डॉक्यूमेंट ईयर वाइज मेंटेन करने की पूरी सर्विस और उसके रिलेटेड लगने वाली कंसल्टेशन, उसमें लगने वाली पूरी गाइडेंस, ये हम सोसाइटीज़ को देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि पूरे जो शेयर सर्टिफिकेट के जो 10 रजिस्टर हमने बोले स्टैट्यूटरी के, वो सब पूरे हम प्रिपेयर करके देते हैं। दूसरा मैंने बोला, जो अभी आपको बोला, जैसे कि शेयर ट्रांसफ़र रिलेटेड अगर हेयरशिप का भी डॉक्यूमेंट है तो उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके हम मेंबर को दे देते हैं। शेयर फ्लैट ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके भी डॉक्यूमेंट बनवा के हम देते, उन्होंने सिर्फ़ साइन करके सोसाइटी को सबमिट करना होता है। तो हमने वो ईज़ आउट किया है कि मेंबर्स को कम से पूरा गाइडेंस भी मिले और पूरा रेडी करके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, तो उनके लिए भी ईज़ी होता है। और ये प्रोसेस में डॉक्यूमेंट बनने के बाद सोसाइटी ने जो भी एक्शन प्लान लेना है उसका भी गाइडेंस हम सोसाइटी को करते, कि उन्होंने उनके मैनेजिंग कमिटी में रखना, उसका अप्रूवल लेना, फिर मेंबर को उसके रिलेटेड कंप्लायंस पूरा करके देना। और जैसे मैंने कहा कि ये हमने सोसाइटीज़ का जो भी डीप स्टडी करके इसमें हमने सर्विसेज क्रिएट किए और हम गए 30 साल में ये पूरे सर्विस पूना में दे रहे। पहले भी जैसे मैंने कहा कि ये आज तक हम ये सर्विसेज 1000 प्लस सोसाइटीज़ को हमने पुणे में दी है, पुणे और सबब में, और ये एक बेंचमार्क है। सही है सर, 1000 ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, 1000 सोसाइटीज़ ये। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है अभी कि आजकल फ्लैट कल्चर में हमारे आसपास कौन रहता है ये भी मालूम नहीं होता। और ये जो आप बता रहे हैं सब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या ऑडिट के बारे में, तो इस ये सब करने के लिए मेंबर्स में यूनिटी होना या वो साथ आके काम करना बहुत ज़रूरी लगता है। तो आपका एक्सपीरियंस सर क्या कहते हैं? एक एक्सपीरियंस अच्छा है कि देखिए,
पूना का भी स्ट्रक्चर बदला हुआ है। पहले पूना का स्ट्रक्चर जो था वो एक महाराष्ट्रियन स्ट्रक्चर था। अब उसके बाद हमने गए कम से कम 25 साल में देखा हुआ है कि पूना नाउ इज़ बिकमिंग द कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक हमने देखा कि जो भी नए लोग आए हुए हैं या तो वो उनको आगे आके सोसाइटी के काम में इंटरेस्ट लेने की एक अच्छी बेसिकली साइन है कि लोग आगे आते हैं और उनको बेसिकली डीप इसमें जैसे कि वो उनके ऑफिस में एक सिस्टम बेस्ड काम करते हैं ना, तो वहाँ उनको यहाँ पे भी सोसाइटी में मैंने देखा हुआ है हमने पूरा इस प्रोसेस में कि कुछ अच्छे लोग हैं कि जिनको सोसाइटी में वो पूरी अच्छे एक सिस्टम लगानी है, एक अच्छा सेटअप रखना है और टाइम टू टाइम सबको सर्विसेज देनी है। ऐसे चीज़ के लिए लोग आगे आते हैं। तो ये हमने देखा है कि एज़ पर आवर ऑब्जर्वेशन people are coming forward to take the responsibility of the society and they are providing certain time also for that. तो ये अच्छी चीज़ हमने देखी है। थोड़ा-सा एक दूसरा एडिशनल एक सेकंड जो एक एंगल है जिसका मैं आपको बोलूँगा। क्या होता है कि ये लोग अपने-अपने फ़ील्ड में एक माहिर होते हैं और वो फ़ील्ड के माहिर जो होने की वजह से एक देखने का नज़रिया अलग होता है। लेकिन एक सोसाइटी फ़ील्ड अलग है, सोसाइटी के प्रोविज़न्स अलग है और वहाँ पे थोड़ा-सा एक एंगल बदल जाता है कि वो उनका लॉजिक, उस फ़ुल्ली फ़ील्ड का लॉजिक यहाँ पे लगाने की एक उनका ट्राई होता है, लेकिन वो चलता नहीं है क्योंकि जैसे हमने देखा डिस्कस किया अभी कि सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी बाय-लॉज़, इसका लीगल पाथवे, इसके प्रोविज़न्स ये सब अलग है और वो जो फ़ील्ड में काम कर रहे हैं उसके फ़ील्ड और उसके प्रोविज़न्स अलग है। तो ये थोड़ा-सा कनेक्ट होना डिफ़िकल्ट होता है, हमने देखा। बट इन some certain societies are people are ready to accept these changes. People are ready to mold with these new changes of society and they are taking the responsibility or they are sparing the time. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे लोग अच्छे-अच्छे अदर देन सिर्फ़ सोसाइटी चलने के लिए एक कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो और अलग-अलग नए-नए चीज़ों से अपने को एडिशनल इनकम कैसे आए। ऐसे डिफरेंट एंगल से भी सोच के एक अच्छी तरह से अपनी समय में क्रिएटिंग स्मार्ट सोसाइटी, ये जो मोटो है सोसाइटी प्लस का, वो मोटो हमने देखा है कि लोग उसको जीते हैं और लोग कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटीज़ में हमने देखा है कि पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग द इनिशिएटिव एंड गेटिंग द बेटर एंड बेटर डे बाय डे गेटिंग बेटर एंड बेटर सोसाइटी एटमॉस्फेयर ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है सर! आपने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट बैकग्राउंड से और डिफरेंट करियर के लोग एक साथ आते हुए मेल्टिंग पॉट की तरह एक साथ काम करते हैं। थैंक यू सो मच संजय सर। मतलब ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल भी है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है कॉमन पीपल को। लेकिन आपने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। यस, थैंक यू सर। अभी आपने सुना संजय सूर्यवंशी और निरंजन मेढेकर की आवाज़ में योर सोसाइटी आवर सॉल्यूशंस ये पॉडकास्ट। ये सोसाइटी प्लस की निर्मिति और साउंड्स ग्रेड और मीडिया नेक्स्ट की प्रस्तुति है।